A very good day to all of you. This is Ankita Arora back with essay 299, that is Joint Auditor. essay 200 सीरीज़ का लास्ट हमारा ये essay है 299, जिसे आपको करना है मेरे साथ अगले 15 से 20 मिनट में हम इसे कवर करेंगे। जॉइंट ऑडिट का मैम मतलब क्या है? जॉइंट ऑडिट का मतलब सिंपल सोवर सा ये है कि एक या एक से ज़्यादा फर्म या फिर एक या एक से ज़्यादा ऑडिटर्स क्या है एक ही एंगेजमेंट के लिए अपॉइंट किए गए हैं, तो यहाँ पे बोलते हैं इसको जॉइंट ऑडिट। जॉइंट ऑडिट का रीज़न क्या हो सकता है मैम? जॉइंट ऑडिट का पहला रीज़न ये हो सकता है कि ऑडिट इसलिए 2 से ज़्यादा लोगों को, या 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द एंटिटी, ठीक है। तो कितने भी ऑडिटर्स अपॉइंट किए जा सकते हैं, तो वो इसलिए अपॉइंट कर रहे हैं क्योंकि साइज़ ऑफ द एंटिटी इज़ लार्ज। एक रीज़न ये हो सकता है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि लीगल रिक्वायरमेंट ही है कि जॉइंट ऑडिट होना चाहिए। मैम एडवांटेज क्या होगा जॉइंट ऑडिट का? तो जॉइंट ऑडिट का देखो एडवांटेज ये है कि आप किसी चीज़ में एक्सपर्ट हो, दूसरा किसी और चीज़ में एक्सपर्ट है, तो यहाँ पे एक्सपर्ट के क्या हो जाएगा, हर एरिया के एक्सपर्ट आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इकट्ठा कर सकते हो, साथ में काम कर सकते हैं। दूसरा, क्वालिटी ऑफ वर्क इम्प्रूव होगा। क्यों इम्प्रूव होगा? क्योंकि पता है कि आपके ही फील्ड का कॉम्पिटिटर वहाँ पे, तो आप अच्छे से ही काम करोगे, तो क्वालिटी ऑफ वर्क भी क्या होगा, इम्प्रूव होगा। इसके बाद जब भी कोई डिसीजन पे पहुंचना है तो पहले म्यूचुअली डिस्कस करेंगे ये लोग, तो म्यूचुअल डिस्कशन, एक्सपर्ट्स हैं सारे, तो उनका अगर म्यूचुअल डिस्कशन होके कोई डिसीजन आ रहा है तो दैट इज़ मोर रेलिवेंट एंड बहुत ज़्यादा, एक बोलते ना, और हाईली प्रिसाइज हो सकता है चीज़ें। इसके अलावा क्या हो सकता है, हमारे क्लाइंट को भी इम्प्रूव्ड सर्विस मिल जाएगी, ठीक है। मैम डिसएडवांटेज भी तो होंगे, बिल्कुल हैं, फीस शेयर करनी पड़ती है, सीधी बात। उसके बाद कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम आएगी। देखो भैया, दो लोग एक ही जैसे काम करने वाले हैं, तो किसी की सोच कुछ और हो सकती है, किसी का ओपिनियन कुछ और हो सकता है, तो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन हो सकता है, कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम आ सकती है। देन इसके बाद क्या हो सकता है, इसके बाद ये हो सकता है कि एक फर्म है हमारी बिग 4, दूसरी फर्म मीडियोकर है, स्टैंडर्ड में भी फ़र्क है। स्टैंडर्ड मतलब काम करने के तरीक़ों में भी फ़र्क है। बिग 4 बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन पे फोकस करता है, आर्काइवल्स होते हैं वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अगर हम मीडियोकर फर्म की बात करें तो वहाँ पे इतना ज़्यादा, कई जगहों पे डॉक्यूमेंटेशन पे भी इतना ज़्यादा फोकस नहीं होता है। एंड ये एक फैक्ट है, बिग 4 में फॉर्मेटिंग पे भी बहुत फोकस है, आप क्या लैंग्वेज लिख रहे हो, किस तरह से लिख रहे हो, हर चीज़ पे फोकस है। वो कई जगह मीडियोकर फर्म में नहीं भी हो सकता है, तो वहाँ पे अगर 2 अलग अलग स्टैंडर्ड के क्या है फर्म एसोसिएटेड है, तो वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब मैं अगर जॉइंट ऑडिट की बात करूँ तो जॉइंट ऑडिट में ना 3 पार्ट्स में ये जॉइंट ऑडिट पूरा ऐसे डिवाइडेड है। एक आता है आपकी रिक्वायरमेंट, एक आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, और तीसरा आता है रिपोर्टिंग। तो जॉइंट ऑडिट की रिक्वायरमेंट है, फिर उसके बाद आपका है रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन अमंग द जॉइंट ऑडिटर, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन अमंग जॉइंट ऑडिटर, और तीसरा आता है आपका रिपोर्टिंग। सबसे पहले आते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ जॉइंट ऑडिटर ये होगी कि जब भी प्लानिंग कर रहे हैं ऑडिट की, जब भी ऑडिट की प्लानिंग कर रहे हैं, तो हर एक ऑडिटर, हर एक जॉइंट ऑडिटर के एंगेजमेंट पार्टनर एंड एंगेजमेंट टीम मेंबर को प्रेजेंट होना है, इन्वॉल्व होना है उसमें। इन्वॉल्वमेंट ऑफ ईच जॉइंट ऑडिटर्स एंगेजमेंट पार्टनर एंड टीम मेंबर इज नीडेड। इन्वॉल्वमेंट उनका होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरा, ये जॉइंट ऑडिटर्स जॉइंटली क्या करेंगे, ऑडिट स्ट्रेटेजी डिज़ाइन करेंगे, दैट इज स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट। स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी कैसे डिज़ाइन होगी, जॉइंटली। तो जॉइंटली ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी डिज़ाइन करेंगे, दैट इज स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट। अब और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और रिक्वायरमेंट्स में ये आ सकता है कि जॉइंट ऑडिटर डिस्कस करेंगे, जॉइंट ऑडिटर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, डॉक्यूमेंट करेंगे नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर फॉर कॉमन एंड स्पेसिफिक अलॉटेड एरिया। देखो, जॉइंट ऑडिटर्स मिल बैठ के डिस्कशन करेंगे, ये लोग डॉक्यूमेंटेशन करेंगे कि वो एरिया जो स्पेसिफिकली अलोकेटेड है और वो एरिया जो अभी स्पेसिफिकली अलोकेटेड नहीं है, तो नेचर, टाइम, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर क्या होगा। तो जॉइंट ऑडिटर डिस्कस करेंगे, डॉक्यूमेंट करेंगे नेचर, टाइम, एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर फॉर कॉमन एज वेल एज स्पेसिफिक एलोकेटेड एरिया ऑफ ऑडिट।
ठीक है। और जैसे ये डिस्कशन, डिसीजन, डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा, इससे ये लोग दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को कम्युनिकेट करेंगे। वैलिड 3 पॉइंट देख लिए। एक तो इन्वॉल्वमेंट चाहिए एंगेजमेंट मेंबर्स का, एंगेजमेंट पार्टनर का। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी में भी क्या होगा, जॉइंटली ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी और ये लोग डिस्कशन करेंगे, फिर डॉक्यूमेंटेशन करेंगे नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर का, और फिर कॉमन एरिया में, स्पेसिफिक एरिया में कैसे एलोकेशन होना है वो देखना है, और फिर कम्युनिकेट करना है दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को। देन जॉइंट ऑडिटर को क्या करना होगा, कॉमन एंगेजमेंट लेटर मिलेगा, कॉमन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर होगा। जॉइंट ऑडिटर्स को अगर एंगेजमेंट लेटर मिलेगा तो वो भी कॉमन एंगेजमेंट लेटर होगा, और जॉइंट ऑडिटर को जो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर होगा वो भी कॉमन ही मिलेगा। ठीक है। और इसके बाद आफ्टर आइडेंटिफिकेशन एंड एलोकेशन ऑफ वर्क अमॉन्ग द जॉइंट ऑडिटर, आफ्टर आइडेंटिफिकेशन एलोकेशन ऑफ वर्क अमॉन्ग जॉइंट ऑडिटर, वर्क एलोकेशन डॉक्यूमेंट साइंड बाय ऑल द जॉइंट ऑडिटर्स। जैसे ही एलोकेशन हो जाएगा वर्क का, तो वो वर्क जब अलोकेट होगा तो उसका भी डॉक्यूमेंटेशन होता है। मैम ये कहाँ पड़ा है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऐसे 230, तो वहाँ पे क्या पड़ा है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में, कि जब आप ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करते हो तो हर चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन होता है। तो यहाँ से जब वर्क का डिवीज़न हो रहा है तो उसका भी क्या होगा, डिवीज़न का भी डॉक्यूमेंटेशन होगा। तो ये डॉक्यूमेंटेशन जो डिवीज़न ऑफ वर्क का हुआ है इसको भी साइन किया जाएगा हर एक जॉइंट ऑडिटर के थ्रू, और ये फिर से कम्युनिकेट करना है दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को। एक चीज़ नोटिस करो, ऐसे 260 किसके बारे में था, कम्युनिकेशन टू द दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। ऐसे 265 इंटरनल कंट्रोल के कम्युनिकेशन, डेफिशिएंसी अगर है इंटरनल कंट्रोल में उसका कम्युनिकेशन टू दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। मैम जॉइंट ऑडिटर से रिलेटेड कम्युनिकेशन करना है तो अब आपको ऐसे 299 में लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा ये रूल याद रखो, स्पेसिफिक ऑलवेज ओवरराइड जनरल रूल। जनरल रूल को हमेशा स्पेसिफिक रूल क्या करेगा, ओवरराइड करेगा ही करेगा। तो यहाँ भी वही है। तो अभी तक रिक्वायरमेंट देखी कि इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए प्लानिंग में, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी भी ये लोग साथ में ही डिज़ाइन करेंगे। उसके बाद दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को 2 चीज़ों का कम्युनिकेशन होगा, पहला नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर, जैसे ही डिस्कस कर लिया, डॉक्यूमेंट कर लिया फॉर कॉमन स्पेसिफिक एरिया वो, और फिर जो भी वर्क अलोकेट किया गया है उसका डॉक्यूमेंट बना के साइन करना है हर एक जॉइंट ऑडिटर को, इसको भी कम्युनिकेट करना है दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा इनको जो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर मिलेगा, एंगेजमेंट लेटर मिलेगा, दैट वुड बी अ कॉमन लेटर। ठीक है। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद यहाँ पे ध्यान रखना, ऑडिट कमेंस करने से पहले, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट, जॉइंट ऑडिटर क्या करेंगे, एक जॉइंट ऑडिट प्लान बनाएंगे। अब ये जब जॉइंट ऑडिट प्लान बना रहे हैं तो इस जॉइंट ऑडिट प्लान में क्या क्या चीज़ें कंसिडर करी जानी चाहिए बाय अ जॉइंट ऑडिटर। एक जॉइंट ऑडिटर क्या क्या चीज़ें कंसिडर करेगा जब वो क्या बनाएगा, जॉइंट ऑडिट प्लान बनाएगा। तो सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करेगा ऑडिट एरिया जो डिवाइड किए जाएंगे, एंड कॉमन एरिया कौन से होंगे जॉइंट ऑडिटर के। तो वो सबसे पहले आइडेंटिफाई करेगा डिवीजन ऑफ द ऑडिट एरिया एज वेल एज कॉमन ऑडिट एरिया अमॉन्ग द जॉइंट ऑडिटर्स दैट डिफाइन द स्कोप ऑफ वर्क ऑफ ईच जॉइंट ऑडिटर, जिससे पता चलेगा हर एक जॉइंट ऑडिटर का स्कोप क्या है। स्कोप ऑफ दी वर्क अगर डिसाइड करना है जॉइंट ऑडिटर का, जॉइंट ऑडिटर का अगर क्या करना है, स्कोप ऑफ द वर्क डिसाइड करना है, तो यहाँ पे आइडेंटिफाई करो, क्या चीज़ आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, सबसे पहले कौन सा एरिया डिवाइड करना है, कौन सा एरिया क्या है कॉमन ऑडिट एरियाज में है। देन असर्टेन करना है रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट ऑफ एंगेजमेंट टू प्लान। फिर असर्टेन करना है, किस चीज़ को असर्टेन करना है, द रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंगेजमेंट टू प्लान द टाइम ऑफ ऑडिट एंड नेचर ऑफ कम्युनिकेशन रिक्वायर। देन ऑब्जेक्टिव क्या है इस एंगेजमेंट प्लान का, कितना टाइम लगेगा, किस तरह का कम्युनिकेशन देना है, वो भी तो देखो। प्लानिंग कर रहे हो तो देखो ना कि किस ऑब्जेक्टिव के लिए एंगेजमेंट प्लान है, किस तरह का कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड है, कितना टाइम लग सकता है। उसके बाद इसके बाद आप क्या करोगे, कंसिडर करोगे, कम्युनिकेट करोगे हर एक जॉइंट ऑडिटर को क्या कम्युनिकेट करना है, जो बेस्ट प्रोफेशनल जजमेंट में है कि किस तरह से एक एंगेजमेंट टीम को क्या एफर्ट्स करने चाहिए।
हर एक जॉइंट ऑडिटर को क्या करना होगा, प्रोफेशनली ये बताना होगा भाई तुम्हारा ये एरिया है, तुम्हें ये एफर्ट्स लगाने, तुम्हारा ये एरिया, तुम्हें ये एफर्ट्स लगाने, इतने एफर्ट्स लगने चाहिए। देन प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी के जो भी रिजल्ट्स होंगे वो भी क्या करने होंगे, वो भी कम्युनिकेट करने होंगे, किसको, आपको जॉइंट ऑडिटर को। और क्या वो जो भी रिजल्ट्स निकले हैं प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी के, प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी के जो भी रिजल्ट्स निकले हैं, जितना भी चीज़ें पता चली, क्या ये रेलिवेंट है। मतलब सपोज करो मैंने ऑलरेडी एक क्या है सिमिलर एंगेजमेंट परफॉर्म किया है, इसी एंगेजमेंट पार्टनर ने इसी तरह का क्या है कुछ सिमिलर एंगेजमेंट परफॉर्म किया है, तो क्या जो प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी हमने उधर की थी उससे जो भी नॉलेज मुझे मिला है, क्या वो यहाँ पे मैं अप्लाई कर सकती हूँ, क्या वो रेलिवेंट होगा या नहीं होगा। देखो भाई प्लान बना रहे हो तो प्लान बनाते वक्त तुम क्या क्या सोचोगे, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट देखोगे, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट देखोगे, नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ द रिसोर्सेज नेसेसरी टू परफॉर्म एंगेजमेंट, नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ रिसोर्स जो ज़रूरी है उसको लिखोगे प्लान में। उसको लिखने के बाद कौन सा एरिया डिवाइड करना है, कौन सा कॉमन इंटरेस्ट में लेगा वो देखोगे। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, कम्युनिकेशन रिपोर्टिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, एज वेल एज कितने एफर्ट्स लगने वाले हैं, वो सारी चीज़ें बतानी होगी। प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी के रिजल्ट जो है बेस्ट ऑफ योर नॉलेज क्या यूज़ हो सकते हैं यहाँ पे। सपोज हमारे ही एंगेजमेंट पार्टनर ने ऐसा ही कोई सिमिलर क्या किया है, एंगेजमेंट किया है, उसमें जो प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी का नॉलेज आया, क्या वो यहाँ पे रेलिवेंटली हम यूज़ कर सकते हैं क्या। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रिक्वायरमेंट। अब बात आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी की। तो देखो जो एरिया आपको अलोकेट किया है आप उसी एरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। द एरिया दैट हैव बीन अलोकेटेड यू आर रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर दैट एरिया। लेकिन जो एरिया अलोकेट नहीं किया है वहाँ पे जॉइंट एंड सेवरल, जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। जॉइंटली सेवरली क्या आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है किस चीज़ की, जॉइंटली सेवरली रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है किस चीज़ की। तो सबसे पहले जो एरिया आपने डिवाइड नहीं किया उसके लिए सारे ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। वहाँ पे जो डिसीजन लिया जाएगा, जो ऑडिट प्लान होगा, जो नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर होगा, वो सारे ऑडिटर्स डिसाइड करेंगे। देन मैटर विच आर ब्रॉट टू नोटिस, सपोज करो एक जॉइंट ऑडिटर को कोई ऐसी बात पता चली जो क्या है दूसरे जॉइंट ऑडिटर के लिए क्या है रेलिवेंट है, तो वो जॉइंट ऑडिटर क्या करेगा, मैटर्स दैट इज ब्रॉट टू नोटिस ऑफ जॉइंट ऑडिटर बाय एनी वन ऑफ देम एंड ऑन विच देयर इज़ एन एग्रीमेंट अमाउंट जॉइंट ऑडिटर। ऐसा कोई मैटर जो हमारे काम का नहीं है दूसरे के काम का है तो हमने उसको बताया, तो वहाँ पे भी क्या है जॉइंटली एंड सेवरली लायबल रहेंगे। प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर के लिए तो ऑब्वियसली कि एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉलो होना चाहिए, तो यहाँ पे तो जॉइंटली सेवरली लायबल रहोगे। ऑडिट करते वक्त स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग का कंप्लायंस होना चाहिए। ऑडिट करते वक्त क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट का कंप्लायंस होना चाहिए। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सबके साथ एक साथ क्या है रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। देन इसके बाद मैम ऑडिट हमने सब कुछ किया, ऑडिट करने के बाद कंक्लूजन आ गया। अब कंक्लूजन का क्या, देखो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे जैसे मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन एक कॉमन था, एंगेजमेंट लेटर कॉमन था, वैसे ही ऑडिट रिपोर्ट भी कॉमन होगी। देयर वुड बी अ कॉमन ऑडिट रिपोर्ट। लेकिन सपोज करो एक जॉइंट ऑडिटर डिसएग्री कर रहा है, उसे नहीं वो पॉइंट समझ में आ रहा, उसे कुछ और ओपिनियन देना है, तो क्या ही वुड बी बाउंड बाय मेजॉरिटी, नहीं, यहाँ पे मेजॉरिटी बाउंडिंग नहीं है, वहाँ पे वो सेपरेट क्या करेगा रिपोर्ट इशू करेगा। सेपरेट रिपोर्ट इशू करने के बाद यहाँ पे रेफरेंसिंग होगी। रेफरेंसिंग का मतलब क्या, मेन ऑडिट रिपोर्ट में लिखा जाएगा, रेफरेंस दिया जाएगा कि एक सेपरेट ऑडिटर की रिपोर्ट भी है, इस चीज़ पे वो ये ओपिनियन देते हैं, और सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट में मेन ऑडिट रिपोर्ट जो है उसका भी रेफरेंस दिया जाएगा कि है ना यहाँ पे इस चीज़ के लिए इस ऑडिट रिपोर्ट में कुछ अलग व्यू दे के रखे, अलग ओपिनियन दी है। तो क्रॉस रेफरेंसिंग मैं कह सकती हूँ कि इसका इसमें रेफरेंस दिया जाएगा और इस ऑडिट रिपोर्ट का जॉइंट ऑडिटर की रिपोर्ट में रेफरेंस जाएगा। एज वेल एज ये चीज़ कहाँ पे होगी, ये सेपरेट जो आप ये रेफरेंसिंग वगैरह कर रहे हो ये कहाँ होगी, आपकी अदर मैटर पैराग्राफ एज पर SA 706। अदर मैटर पैराग्राफ में ये रेफरेंसिंग देंगे एज पर SA 706, ठीक है। फिर इसके बाद देखो
हर एक जॉइंट ऑडिटर को एक चीज़ का अजम्पशन ये लेना होगा क्या कि दूसरा जॉइंट ऑडिटर जो है, दूसरा जो ऑडिटर है वो अपना काम बखूबी कर रहा है, ठीक से कर रहा है, और अगर कुछ उसने क्या किया, डिपार्चर किया है, तो वो डिपार्चर ही विल ब्रिंग टू द नोटिस, वो हमें बता ही देगा। ऐसा मान के चलना, मतलब आपको दूसरे ऑडिटर के काम का रिव्यू करने की ज़रूरत नहीं है। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू रिव्यू द वर्क ऑफ अदर जॉइंट ऑडिटर। अब सपोज करो जॉइंट ऑडिटर को लगता है कोई ओपिनियन को मॉडिफाई करना है ओपिनियन, तो जॉइंट ऑडिटर क्या करेगा, ये TCWG को कम्युनिकेट करेगा कि ऐसे कुछ सर्कमस्टेंस है जिसके कारण वो मॉडिफाइड रिपोर्ट देना चाहते हैं SA 705 के अकॉर्डिंग, या फिर अगर उसे क्या करना है, एम्फेसिस ऑफ अदर मैटर पैराग्राफ इंक्लूड करना है, तो SA 706 के अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, वो फिर से TCWG को कम्युनिकेट करके बोलेगा कि अदर मैटर पैराग्राफ का क्या करना है, इंक्लूजन करना है एज पर SA 706। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर जॉइंट ऑडिटर। ये एक एक चीज़ जो मैंने अभी आपको बोली है, अगेन आई एम रिपीटिंग, ऑडिट प्रोनाउंसमेंट से है, ICAI की बुक से है, किसी ऑथर की बुक नहीं है, कहीं नहीं है। तो एक बार ICAI का ये कंटेंट पूरा सुन लिया, इसके बाद अगर तुम्हारे को लग रहा है कि हाँ मैम सफिशिएंट, अभी हमारे पास थोड़ा टाइम है, हम एक बार रीडिंग कर सकते, कर लो रीडिंग। नहीं कर सकते तो कम से कम जिस बुक में हो जो जो पॉइंट्स छूट रहे हैं वो लिख लो, क्योंकि ICAI का भरोसा नहीं होता है कब वो कौन से पॉइंट को पूछे। रेलिवेंट, मेरे सारे रेलिवेंट पॉइंट ही आपको बोले, अगर किसी बुक में छूट गया है तो देख लो। हाँ, रीडिंग मेरे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है ICAI प्रोनाउंसमेंट, क्योंकि रीड करोगे तो समझ में आएगा कि ऑडिट लिखा कैसे जाता है, क्योंकि जनरली हर ऑथर अपनी लैंग्वेज में चीज़ें करता है। ICAI को लैंग्वेज ICAI की ही चाहिए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ A to Z, और कीवर्ड्स किस कंटेक्स्ट में लिखा जाता है, किस तरह से लिखा जाता है, तो वो थोड़ा सा आप देख सकते हैं। एंड टाइम पे मैं बिल्कुल ये आपको नहीं बोलूँगी कि बुक चेंज करो, बट हाँ आपको लगता है कि मुझे पूरा ऐसे आता है, रीड करना है, सुन के मुझे लग रहा है, या फिर टाइम कम था, ऑडिट स्टार्ट ही नहीं कर पाए थे, अभी स्टार्ट किया, तो ये सारी चीज़ों के लिए फिर आपको मेरा ये गाइडेंस बिल्कुल बेनिफिशियल रहेगा। सो थैंक यू, अच्छे से पढ़ो, एंड दिस कंप्लीट्स आवर SA 200 की सीरीज़।